आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 370 खत्म होने के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन आएंगे। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया और इस खिताब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वो तमाम बातें रखी क्योंकि 370 खत्म होने के बाद यह पहला वजीर आजम का खिताब था। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि यह नया हिंदुस्तान है, यह नया भारत है और नए भारत का अब नया जम्मू कश्मीर और नया लद्दाख देखने को मिलेगा। सवाल यही उठता है कि 370 जब जम्मू कश्मीर को हासिल था, यानी खुसूसी जो मराद थी वो एक तरह से हासिल थी, लेकिन उसके बाद भी हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की और वहां के अवाम की जिंदगी देखी। अब जब 370 खत्म हो गया है, उसके बाद के दावे किए जा रहे हैं कि एक नया कश्मीर होगा और यहां के अवाम को हर तरह की सहूलियात हासिल होंगी। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या वाकई में खुसूसी मरात हासिल होंगे जम्मू कश्मीर के अवाम को? क्या वाकई में रोजगार का मसला यहां से हल होगा? दहशतगर्दी का मसला यहां से हल होगा? तालीम का जो एक बड़ा मसला है, क्या वो मसला हल होगा? इसी तरह से अगर राइट टू फूड की बात करें या रोजगार की बात करें, क्या ये तमाम जो मसले हैं ये मसले हल होंगे? क्या जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए इंडस्ट्री का जो एक बड़ा मसला है, रोजगार का जो एक बड़ा मसला है, क्या ये मसला आने वाले दिनों में हल होगा? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को अब रियासत से और अपने आबाई इलाकों से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और तमाम इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आने वाले दिनों में हल होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फलाही स्कीमें मिल सकेंगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को काम और रोजगार बेहतर ढंग से मैसर होगा और वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या वाकई में जिस नए जम्मू कश्मीर का वादा किया जा रहा है, जिस नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश की जा रही, क्या वाकई में आने वाले दिनों में यही नया जम्मू कश्मीर हमें देखने को मिलेगा? आज प्राइम डिबेट में इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल क्या कुछ, जब कौम के नाम खिताब किया था, तो जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या कुछ उन्होंने कहा था, क्या कुछ वादे किए थे, वो सबसे पहले हम आपको सुनवाई देते हैं। सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था। वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। कोई यह भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य।
तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कौम से खिताब किया और इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 की जो दफा थी, आर्टिकल 370 से रियासत के अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इस आर्टिकल से को पाकिस्तान ने एक तरह से हथियार की तरह से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब इस दफा के खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जो जम्मू कश्मीर होगा ये एक नया जम्मू कश्मीर होगा, ये नए हिंदुस्तान का नया जम्मू कश्मीर होगा और यहां के लोगों को बराबरी का हक मिलेगा, बराबरी की जिम्मेदारियां मिलेंगी, यहां के लोगों के लिए तमाम तरह की सहूलियात बहम रखी जाएंगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में जो वादे किए जा रहे हैं नए कश्मीर के या लोगों और खासतौर से नौजवानों के लिए जिस नए कश्मीर का वादा किया जा रहा है, क्या यह काम इतना आसान है? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाबों का नया जम्मू कश्मीर आखिर कैसा होगा, किस तरह से यह तस्वीर बनेगी, कैसे यह नया जम्मू कश्मीर जो है वो एक तरह से नक्शे पर उभर कर आएगा। इसी को हम समझेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इनके अलावा रविंदर सचदेव जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, मनोज कौल साहब हैं एडिटर जम्मू कश्मीर न्यूज 18 के, और शैलेंद्र वांगू जी नेशनल ब्यूरो हैं न्यूज 18 के, वो भी मेरे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम है। मैं सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि कल नेशन से खिताब किया पीएम मोदी ने और उस वक्त उन्होंने कहा कि नए भारत का अब नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, कल पीएम मोदी का एड्रेस जो है वो कश्मीर में भी बहुत जगह पर देखा गया है। हमारी आज कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया, बहुत से लोगों ने जो सरकारी चैनल है उसके ज़रिए उस एड्रेस को सुना। और हालांकि आपको हकीकत अगर मैं आपको बताऊं यहाँ की इस वक्त, तो कश्मीर में जो भी फैसला हुआ है उसको लेके एक्सेप्टेंस नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और एक कम्युनिकेशन गैप जो अभी भी बरकरार है सेंटर और स्टेट के बीच, स्टेट के लोगों के बीच में, वो अभी भी वैसे के वैसा है क्योंकि कम्युनिकेशन लाइंस नहीं है, अखबार बहुत जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है, टीवी में भी जो केबल नेटवर्क है वो डाउन है, उसमें कुछ एक चैनल आप वहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन लोगों में जो गुस्सा है वो बरकरार है, वो नाराज़गी जो है वो बरकरार है। उनका वही कहना है कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें इस बारे में हमसे पूछा नहीं गया और बस ये फैसला ले लिया गया। और हर बार मैं बात कहता हूँ आपसे, आपके ज़रिए, कि ज़रूरत इस बात की है कि जो भी फ़ायदे इस फैसले के हैं अभी भी वो लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों तक, घर घर तक ये बात पहुंचे कि फैसला जो लिया गया है उसके फ़ायदे क्या होंगे, किस तरह से आम लोग जो हैं उससे उनको फ़ायदा होगा। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पे पुलिस फोर्स को, यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनको बराबर का हक मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को पब्लिक तक ले जाने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा नाराज़गी दूर नहीं होगी। आज यहाँ पर पहला जुम्मा था, जुम्मे की पहली नमाज आज यहाँ पर इस फैसले के बाद हुई है। तो ऐसे में हालात की अगर हम बात करें तो आज भी हालात सड़कों पर मामूल लगे, रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी आज रिलैक्स थी। ये भी कहा जा रहा था कि एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि आज की जुम्मे की नमाज के वक्त थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए रेस्ट्रिक्शंस के चलते हुए, लेकिन लोगों में नाराजगी की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल। मैं मनोज आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि हमने देखा कि जम्मू में 144 में एक तरह से ढील दी गई है और उसे एक तरह से खत्म कर दिया गया है। पीएम मोदी का जो नेशन से कल खिताब था, जिस तरह से उन्होंने जो एड्रेस किया, उसमें उन्होंने सिर्फ कश्मीर को एड्रेस नहीं किया बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख सबको एड्रेस किया। जम्मू के अगर लोगों का रिएक्शन हम जानने की कोशिश करें, क्या वाकई में जम्मू के लोगों में भी एक यही तासुरात हैं या नाराजगी है कि चीजें एक तरह से बहुत क्लियर नहीं की गई? जिस तरह से अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि लोगों को एक तरह से एतमाद में नहीं लिया गया, लोगों का भरोसा एक तरह से जीतने की कोशिश नहीं की गई। क्या कुछ रिएक्शन है जम्मू के लोगों का, मनोज?
देखिए, अबू हुरैरा जिस तरह का फैसला ये आया था, हम पहले से ही ये कहते आए हैं कि जम्मू के जो ज़्यादातर लोग थे जम्मू डिवीज़न के, उन्हें ये फैसला मंजूर था, क्योंकि बार बार यहाँ से आवाज़ें उठ रही थी कि आर्टिकल 370 को या आर्टिकल 35A को इसको हट जाना चाहिए, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे हैम्पर होती है यहाँ की डेवलपमेंट। वो यहाँ के सियासतदानों का कहना था और साथ ही जो आम लोग हैं उनका भी ये मानना था कि ये अगर यहाँ ये चला जाता है और तो उसके बाद कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे। और जब ये फ़ैसला आया तो लोगों में एक खुशी ज़रूर देखी गई। हालांकि जिस तरह के हालात हुए, जैसे ही फ़ैसला आया उसके बाद दफ़ा 144 का निफाज अमल में लाया गया जम्मू में भी, इसलिए लोग ज़्यादातर अपने घरों से बाहर नहीं निकले। और जो वादी के हालात थे उसके पेश नज़र यहाँ उतना ज़्यादा जुबिलेशन देखने को नहीं मिला। कहीं पर उस तरह के जो हम ये कहें कि कुछ एंजॉय किया होगा लोगों ने या खुशी का इजहार किया होगा खुल के, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो बात हो रही थी, जब भी अब हम किसी से बात करते थे तो उनका ये मानना था कि ये जो फैसला है वो सही है। हालांकि इसमें यहाँ पर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जम्मू डिवीज़न में भी जहाँ रिजेंटमेंट है, चाहे वो राजौरी का इलाका हो, पूंछ का इलाका हो, ढोडा भद्रवाह किश्तवाड़ का इलाका हो, वहाँ पर भी रिजेंटमेंट थी, वहाँ पर भी लोगों में नाराज़गी है इस फैसले को लेके। ज़्यादातर जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का फ़ैसला आ जाए। लेकिन दूसरी बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो कल खिताब किया कौम के नाम, तो उसमें जिस तरह के उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा, जिस तरह की डेवलपमेंट आगे होनी है उसका जिक्र किया, चाहे वो टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे वो लद्दाख के खित्ते में जो विंड एनर्जी का इस्तेमाल हो, चाहे वो बॉलीवुड को कश्मीर और जम्मू या लद्दाख ले जाने की बात हो, या बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की उसको लेने की बात हो, तो लोगों में एक ज़रूर वो एक इत्मीनान सा हो गया कि अब जबकि ऐसा ये फ़ैसला आया है जो वो चाहते थे, और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म ने वादे किए हैं उससे यहाँ की सूरत बदल जाएगी। और ख़ास तौर पे मैं हुरैरा आपको ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी ने खिताब में आपने ये कहा कि जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, उन्होंने कहा कि लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी ही रहेगी, जबकि जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है उसको स्टेटहुड में तब्दील किया जा सकता है। और उन्होंने रिपीट करके ये बोला कि ज़्यादा देर तक यूनियन टेरिटरी नहीं रह सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ख्यालात थे लोगों के जो आर्टिकल 370 हटाए जाने से 35 हटाए जाने से खुश तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी ज़रूर इस बात की हुई थी कि अगर जो स्टेट थी और स्टेट के बाद अगर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है तो शायद वो उतना अच्छा नहीं होगा यहाँ के लोगों के लिए। तो मजमूई तौर पर जब ये फैसला आया, फैसले के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म का खिताब आया उससे एक पॉजिटिव मैसेज चला गया। और यही वजह है, अगर आप देखेंगे आज जम्मू में जो दफ़ा 144 नाफिज थी, हर आज कुछ एरियाज़ में जो सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ जुम्मे की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगाई गई थी, कुछ पाबंदियाँ ज़रूर लगाई गई थी, ताकि लोगों का जो आना जाना है वो पुरअमन तौर पे हो, कोई ऐसी हरकत ना की जाए अमन बिगाड़ने वालों की तरफ से जिससे आम लोगों को कोई दिक्कत का सामना हो। लेकिन जैसे ही वो दौर चला गया उसके बाद जब असेसमेंट किया गया तो उससे ये फैसला लिया गया कि दफ़ा 144 नहीं रहेगा। कल जम्मू में तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खुलेंगे। हालांकि इससे पहले ही उधमपुर की बात करें या सांबा की बात करें, वहाँ आज ही तालीमी इदारे खुल गए थे। तो मजमूई तौर पर जम्मू डिवीज़न के हालात कुछ एक इलाकों को छोड़ के अभी अमन की तरफ लौटने आए हैं, और लोगों को ये यकीन है कि फैसला आने के बाद जो ऐलानात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किए हैं उनसे यहाँ की जो सूरत है, यहाँ की जो हालत है वो बदलेगी और आगे जो है तरक्की। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जम्मू में एक तरह से जो हालात हैं वो पटरी पर लौटने लगे हैं और एक नए जम्मू कश्मीर का जो ख्वाब दिखाया जा रहा है, लोग अब उसे किस तरह से ये ताबीर होगा, किस तरह से वाकई में ये हकीकत में बदलेगा, इसका लोगों को इंतजार जरूर होगा। मैं रविंद्र सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा।
अगर इस पूरे इशू को हमने देखा कि इस 370 को रिमूव करने के बाद, इसे हटाने के बाद पाकिस्तान एक तरह से बौखलाया हुआ है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो क्या वाकई में इतना आसान होगा जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि अब एक ये नया जम्मू कश्मीर होगा, यहां पर एक तरह से डेवलपमेंट होगा, यहां के नौजवानों के जो मसले हैं वो दूर होंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एक तरह से इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर नहीं होगा? पाकिस्तान की जो हरकतें हैं क्या उनमें किसी तरह की कमी आएगी? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान तो बल्कि ज्यादा ही करेगा, जैसे आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान जो हमने कहा और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा और जो इंडिया ने करा, वो अपनी स्पीड पे चलेगी चीजें। हमारा इंटरनल मामला है। यस, हमें ये चैलेंज है इस समय कि जो सिक्योरिटी ब्लैंकेट जम्मू कश्मीर में इंटरनली धीरे धीरे उठेगा, तो वहां पे कुछ ज्यादा लोग इस एम की तरफ चले, अमन की तरफ चले, डेवलपमेंट, उसमें वक्त लगेगा, पर वो हमारा इंटरनल है। उसमें हमारा एक और चैलेंज है कि इंटरनल सिक्योरिटी बी की टेररिज्म को रोकना, उनको आप अलग रखिए। पाकिस्तान डेफिनेटली, देखिए, पाकिस्तान का इस समय ऑब्जेक्टिव जो है दुनिया में वो ये है कि ये दिखाना कि ये जो रीजन है, ये जो इलाका है कश्मीर का और कश्मीर का बॉर्डर और पाकिस्तान को लेकर के, ये इलाका बहुत ही एक तरह का हॉट स्पॉट बन रहा है। यहां बहुत सारी टेंशंस अराइज हो रही हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और हम कुछ कह नहीं सकते ये कल को क्या होगा। इसलिए इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी, आप आकर के यहां पर कुछ मीडिएशन का रोल प्ले कीजिए और इंडिया को आप पुशबैक कीजिए। तो पाकिस्तान हर एक एक छोटी चीज को या जो भी उसे चीज मिलेगी उसको बढ़ा करके आगे रखेगा दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर। कल को अभी जैसे मानिए धीरे धीरे हमारा सिक्योरिटी ब्लैंकेट हटेगा, कोई भी हमारी इंटरनल हो सकता है होंगी, डेमोक्रेसी है, प्रोटेस्ट होंगे, जरूरी नहीं है सब लोग इस बात को 100% सहमत है। आप एक्सट्रीमिस्ट को छोड़िए, पर डेमोक्रेसी में लोग डिसएग्री भी करते हैं, तो हो सकता है काफी लोग प्रोटेस्ट भी करें कश्मीर में, कहें कि हम इससे एग्री नहीं करते और समथिंग। उन चीजों को लेकर के या कोई इंसिडेंट्स हो कश्मीर के अंदर, उनको लेकर के पाकिस्तान दुनिया में प्रोपागेंडा करेगा और इसके साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस जो भी इन्फिल्ट्रेशन उनको भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो पाकिस्तान के आई थिंक सारे एम ये रहेंगे कि जो भी चीजें उसे दिख रही हैं जहां भी, उनको अलग अलग तरीके से जितना ज्यादा हो सके वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उठाएगा। वो कुछ चीजें वो ऑलरेडी ऑफ कोर्स यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान कह रहे थे कि इंडिया ने क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करे अपने बॉर्डर पर अगेंस्ट पाकिस्तानी विलेजर्स। अब क्लस्टर बॉम्ब्स एक्चुअली वेपन और वॉर्स में अलाउड कन्वेंशन है एक, जिसमें क्लस्टर बम्स को अलाउ नहीं करते, जैसे केमिकल, बायोलॉजिकल जो इस तरह के वेपन्स होते हैं। उनको लेकर के पाकिस्तान कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगा या फिर हम ह्यूमन राइट्स यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन पे जाएंगे। तो पाकिस्तान बेसिकली प्रोपेगेंडा को लेकर के डेफिनेटली इस चीज को वर्ल्ड स्टेज पे बढ़ाएगा। पर बात यह कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ले आए वर्ल्ड स्टेज पे, उसका उन चीजों का भारत पे कितना असर पड़ता है ये हमें देखना है। कुछ ज्यादा तो नहीं, बट एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है और उसका हमारे को कुछ इफेक्ट भी हो सकता है। हम कह नहीं सकते, कुछ इफेक्ट हो भी सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को और पाकिस्तान क्या सोच रहा है उसे हमें काउंटर भी करना है, अदर देन द मिलिट्री थिंग्स और फिदाइन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह जो वहां से बात को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा कि पाकिस्तान की तरफ से, और इस पाकिस्तान क्योंकि नापाक हरकतें करने में पीछे नहीं रहता और वो जाहिर सी बात है उसे एक मौका मिला है, बहुत होशियार रहने की जरूरत है इस मौके पर, खासतौर से पाकिस्तान से जो बातें भी रविंदर सचदेव जी बता रहे थे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोपेगेंडा जरूर करेगा, कुछ उसका मंसूबा होगा। और यही वजह है कि भारत को एक तरह से होशियार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा अबू कि जिस तरह से पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है इन तमाम फैसलों को लेकर, ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी। आपको बता दें कि जब ये फैसला लिया गया, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सीक्वेंस वाइज ये तमाम चीज़ें सामने आई है। पहले डिप्लॉयमेंट की बात की गई, उसके बाद अमरनाथ यात्रियों को वापस बुलाया गया और ये भी कुछ तस्वीरें ये भी सामने आई कि बॉर्डर के आसपास डिप्लॉयमेंट हो रही है, बोफोर्स गन की डिप्लॉयमेंट की गई बॉर्डर पर, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही थी। तो ऐसे में तैयारी पूरी है भारत की तरफ से
इस फैसले को लेने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी कि इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हम कैसे इस मामले से डील करेंगे। ऐसे में ये साफ है कि जब ये फैसला लिया गया तो अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि ये फैसला जो है ये भारत का अंदरूनी मामला है, और वाकई में 370 जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था जिसको जोड़ा गया था 54 में, माफ कीजिए 49 में। तो उसके बाद जो अब ये फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पर भारत तैयार है, और अगले महीने जब UNGA का जो जनरल असेंबली होने वाली है न्यूयॉर्क में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दोबारा चुनने के बाद एक बार फिर एड्रेस करेंगे। पिछली बार जब वो चुन के आए थे 2004 में, उस वक्त भी उनका एक ही एड्रेस हुआ था, उसी साल अमेरिका में UNGA का एड्रेस था। उसके बाद पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एड्रेस किया था। इस बार जो एड्रेस होगा पीएम का, माना जा रहा है कि ये कड़ा संदेश जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, जो सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशंस का, उस पर भी भारत अपनी बात मजबूती से रखेगा कि कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। भारत ने जो किया है कश्मीर के भले के लिए किया है, पाकिस्तान इस पर पॉलिटिक्स ना करे। और अहम बात यह कि इमरान खान पर लगातार दबाव, अंदरूनी दबाव भी इमरान खान पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी लगातार इमरान खान पर प्रेशर बना रही है कि वो कदम उठाए, इसलिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे हाई कमिश्नर को वापस भेजने की बात चल रही है, थार एक्सप्रेस को रोका गया, समझौता को रोका गया, ट्रेड को खत्म करने की बात की जा रही है। तो ऐसे तमाम पाकिस्तान ये रिएक्शन में ये स्टेप्स ले रहा है, लेकिन इसको ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी बात जानता है कि पाकिस्तान नापाक हरकतों से एक तरह से बाज नहीं आ रहा है। वो उसके तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे साइन नहीं है, इशारे बहुत अच्छे नहीं जो पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे हैं। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। पीके सहगल साहब, जो बात रविंदर सचदेव जी ने कही या फिर अभी शैलेंद्र वांगू कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से होशियार रहने की जरूरत है, मेरा सवाल सिर्फ यह कि पीएम मोदी ने कल नेशन से एड्रेस किया था, उस बीच में उन्होंने कहा कि नया कश्मीर अब देखने को मिलेगा, नए भारत का नया कश्मीर होगा। लेकिन सवाल फिर वहीं पर पीके सहगल साहब की क्या नए कश्मीर में आतंकवाद या दहशतगर्दी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, आखिर इससे किस तरह निपटा जाएगा? देखो, मैं तो बहुत पैदाशी ऑप्टिमिस्ट हूं। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान को हर प्रकार से सक्सेस मिले, लेकिन वास्तव में अच्छे दिन लाने के लिए काफ़ी से ज़्यादा समय लगेगा। ये बड़ी अच्छी डिसीजन है कि मोदी सरकार ने अपनी टर्म के शुरू में ही 370 को एब्रोगेट किया है, और शायद बाकी 4 साल 4.5 साल लग जाएंगे वास्तव में अच्छे दिन को कायम करने के लिए। पाकिस्तान ज़बरदस्त बुखलाया हुआ है, बड़ा डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर दखल अंदाजी को बहुत बढ़ाए। अगर अमेरिका ने अपने ट्रुप्स को विड्रॉ कर लिया अगले कुछ महीनों में, तो जो तालिबान है, तालिबान को भी इस तरफ मोड़ेगा, तो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे दहशतगर्दी हमारे खिलाफ बढ़ जाएगी। और हमको ये नहीं भूलना कि जो 70 से 80% हुर्रियत के सेकंड रंग लीडर्स हैं, थर्ड रंग लीडर्स हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। इस समय मीडिया ब्लैकआउट है, कर्फ्यू लगा हुआ है, अखबारें मिल नहीं रही, लोगों का असली रिएक्शन क्या है पता नहीं। लेकिन कश्मीर का अवाम साफ तौर पर, जम्मू का अवाम जो है वो खुश है, जो लद्दाख का अवाम है खुश है। लेकिन कश्मीर का जो अवाम है, उनके एटीट्यूड और उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और उनके एटीट्यूड और माइंडसेट को जीतने के लिए, चेंज करने के लिए आपको कई साल लग जाएंगे। और जब तक वो आपके साथ नहीं है, आप उनका दिल दिमाग और विश्वास नहीं जीतते, मुझे नहीं लगता कि आपको उस माफिक की सक्सेस मिलेगी जिस माफिक की आपको उम्मीद है। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, इस समय तो हिंदुस्तान की फोर्सेस बहुत बड़े पैमाने पर चौकन्नी है, हर प्रकार से डिप्लॉयड हैं। बॉर्डर के उस पार जो है पाकिस्तान को हम ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं। जो भी वो सीज़फायर वायलेशन करता है, उसकी जवाबी कार्रवाई 3 से 5 गुना से 7 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तभी वो कह रहा है कि हमने क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए सिविलियंस के साथ। वो कह रहा है कि हमने नीलम वैली में जो डैम बन रहा है, डैम के इंजीनियर्स के ऊपर हमला किया। ये सब गलत है, कुछ इस माफी की कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्द थे 80 से 85% हमने ख़त्म कर दिए हैं। उनके लीडर्स ख़त्म हो चुके हैं। इतनी आसानी से जो यूथ रेडिकलाइज नहीं हो रहे और उनके साथ नहीं जुड़ रहे। हमको यकीन करना है कि ये जिस माफी का अभी माहौल है ऐसे ही कायम रहे, और वो डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी जो है कश्मीर के अवाम को अपने साथ जोड़ सके। उनका दिल जीतना, उनका दिमाग जीतना, उनका विश्वास जीतना बड़ा लाजमी है, और इसमें बड़ा टाइम लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा कुछ कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, बेटर हेल्थ केयर होगा, बेटर एजुकेशन होगा, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी और बेटर विकास होगा। इन सारी चीज़ों को कहना बड़ा आसान है, लेकिन कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है गिली गिली और हो गया।
इनको सबको लगाने के लिए कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जमीनी इसका असर जमीन जो है पर उतारना ये उन देखने चीजों में को काफी एक तरह से समय लग एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा। मैं मनोज कौल जी बिल्कुल मनोज कौल जी, जो बात यहां पर अभी पीके सहगल साहब ने कही, एक चीज मनोज तो इतना तो तय है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है, उसके बाद मिलिटेंसी के कोई बड़े वाकये उस तरह से नहीं हुए हैं। यानी अगर इसी जैसा ऐसा ही माहौल एक तरह से रहा, सिक्योरिटी इसी तरह से टाइट रही, तो जो मिलिटेंट हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी कमर एक तरह से टूट जाएगी। मनोज देखिए, अबू हुरैरा, जहाँ तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, मिलिटेंसी की वारदातें इतने दिनों में नहीं हुई है। हमने पहले भी देखा है कि जब भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, जब भी पब्लिक अपराइजिंग का कोई खदशा लगा रहता है, तो उस वक्त जो मिलिटेंट हैं वो उतना ज़्यादा एक्शन नहीं करते। वो ये कोशिश करते हैं कि ये एक ब्रीदिंग टाइम उनको मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि आज जिस तरह के हालात कश्मीर वैली में हैं, अगर आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो है। ना लैंडलाइन फ़ोन चलता है, ना मोबाइल फ़ोन चलता है, ना इंटरनेट चलता है। तो ऐसे में जो मिलिटेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाती है। और दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो फ़िलहाल जो उनका फोकस है वो ये है कि आबादी के हालात को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जिस तरह की मायूसी लग रही है, जो जाहिर सी बात है, जो पहले से ही हम कहते आए हैं कि इस फैसले के बाद वादी के अंदर मायूसी ज़रूर होगी लोगों को। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी, और ये जो फैसला आया तो उससे नाराज़ हैं। तो पहली जो प्रायोरिटी है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो ये है कि वादी के हालात को ठीक किया जाए। जो आम लोग हैं, आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, आम लोगों को कोई गजन ना पहुंचे, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। अब आप ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब सिक्योरिटी का इतना बिल्डअप होता है तो आम लोगों को दिक्कत होती है। हाँ, ज़रूर होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमें बताया गया है और जो हमने देखा है पहले भी, जब इस तरह का सिक्योरिटी बिल्डअप होता है तो उससे बहुत सारे कुछ ऐसे अनासिर जो हैं जो वादी के अमन में रखना डालने की कोशिश करेंगे, उन पर भी कदगन लग जाती है। और कोशिश ये सरकार की और इंतजामिया की हमेशा से ये रही है कि अगर इस तरह के हालात जब पैदा हों, उस वक्त लोगों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिशें की जाएं। तो जान और माल की हिफाजत तभी यकीनी बनेगी जब सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा तादाद में डिप्लॉय किए जाएं। तो यही वजह है कि फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो फोकस है वो ये है कि वादी के हालात सुधर जाएं, वादी में जो आम लोग हैं उन्हें किसी जान और माल का नुकसान ना हो, उन्हें उससे बचाया जाए। और दूसरी बात ये कि मिलिटेंट्स की जो मूवमेंट है वो इन दिनों में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि वो उनके लिए एक ब्रीदिंग टाइम होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में वो कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दे सकते। उन्हें अंजाम और ये हालात बदलने के बाद, ये हालात बदलने के बाद क्या कुछ पोजीशन होगी मिलिटेंसी की? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कुछ दिनों के बाद जब वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस की में कमी होगी और एक तरह से हालात बदलेंगे, 144 हटाया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर होगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। पीके सहगल साहब, कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं? पीके सहगल साहब, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। सलमान निजामी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहगल साहब, आपका रिएक्शन? मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोशिश करनी है कि स्टेट की सैंक्टिटी और अथॉरिटी को किसी प्रकार नुकसान ना हो, वहाँ ना जान का नुकसान, ना माल का नुकसान हो। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि लोगों को हर प्रकार की सहूलतें दी जाएं, वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फोर्सेस जो है उनकी कोशिश है कि वहाँ एक माहौल पैदा किया जाए जिसके माध्यम से पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स को लागू कर सकें। और पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स ये जो लोगों का दिल दिमाग और विश्वास के लिए लाजमी है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्स का काम कुछ और है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कुछ और है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी का काम कुछ और है। आपने यकीन करना है कि हमने वो माहौल दिया है जिसके माध्यम से आप गुड गवर्नेंस को लगा सकें, जिसके माध्यम से आप अच्छे ऑफिसर्स को वो पेश कर सकें, जो पीपल सेंसिटिव हो, लोगों की शिकायतें सुन सकें, उनको जल्दी से जल्दी उनको दुरुस्त कर सकें। और ये सिक्योरिटी फोर्स का काम है।
और सिक्योरिटी फोर्सेस मेरे मुताबिक बिल्कुल बहुत देर जाहिर सी तक बात है, उनको ये कायम एक रखना पड़ेगा, उनको हटाया नहीं जा इंतजामिया के सकेगा। लिए तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, बल्कि यूं कहा जाए कि इंतजामिया के सामने एक चैलेंज होगा कि अब जो आवाम है उनका दिल आखिर कैसे जीतेंगी। इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इस बीच मेरे साथ सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, वो भी जुड़ गए डिबेट में। अभिनव शर्मा जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अभिनव शर्मा और सलमान निजामी साहब दोनों का बहुत इस्तकबाल। मैं सलमान निजामी, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले बहुत मुख्तसर में दोनों लोगों का रिएक्शन लेना चाहूंगा। कल पीएम ने कौम से खिताब किया और सलमान निजामी साहब, पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि नए भारत का अब नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। देखिए, पहले मैं मनोज कोल साहब ने बड़ी अच्छी बात, बड़ी सेंसिबल बात की कि इस वक्त हमें लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन करना है वहां, और हम भी दुआ करते हैं कि हम भी नहीं चाहते, मैंने बार बार कल भी कहा कि हम भी नहीं चाहते कि कोई वायलेंस हो, हम भी नहीं चाहते कि कत्लेआम हो, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी घटना वहां हो जिससे हमारा ही नुकसान हो। और ये स्टेप जो है, मैं बार बार यही कहता हूं कि मुझे बहुत ही उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी बात करें जिससे कश्मीरी अवाम जो इस वक्त आक्रोश में है, गुस्से में है, न सिर्फ कश्मीरी बल्कि जम्मू सूबे से भी जो लोग हैं और करगिल से आवाजें आ रही हैं कि उनके दिलों में जो इस वक्त दरार है, जो दुख है, उस पर कुछ मरहम लगाने की कोशिश हो। मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां इंडस्ट्रीज की बात होती रही, पहले भी इंडस्ट्रीज लगी, आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वहां रेलवे लाइन भी चल रही है, रोड कनेक्टेड भी है, तो कहीं नहीं लगा कि 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान में और कश्मीर में कोई दरार ऐसी थी जिससे कोई फायदा आज इस स्टेप से हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे पहले जो लीड अपोजिशन है उसको कॉन्फिडेंस में लेके और बहुत तरीके से, संजीदगी से सबको टेबल पे बैठ के अगर इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को नजरबंद कर दिया। मैं वहां का पूरी जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मेरा हक बनता है आपसे पूछने का कि एटलीस्ट वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके कोई फैसला किया जाता। मैं कहता हूं कि मेजॉरिटी नहीं, बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जो इस पे सहमत भी होंगे, लेकिन आज उनको भी आपने कर्फ्यू में रखा है। खासकर जब हमारी ईद है, जम्मू में आपने थोड़ी सी डील दी, आज नमाज में कुछ जगहों पर डील दी जहां मस्जिदें बहुत नजदीक है, लेकिन बाहर से आपने कॉर्डन लगाया है। एटलीस्ट इतना तो एहसास करना चाहिए आपको कि आपके पास किस मुल्क का दबाव था, कौन सी ऐसी आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन थी कि आपने रातों रात इसका फैसला कर दिया। अभिनव शर्मा जी, आपके जो बात सलमान निजामी कह रहे हैं, सलमान निजामी जो बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को, वहां की लीडरशिप को, वहां की अपोजिशन को किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, के बाद कश्मीर में अमन होगा, कम से कम वहां के अवाम को और कश्मीर लीडरशिप को कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, भरोसे में लेना चाहिए था। अभिनव शर्मा साहब, कुछ लग रहा है तकनीकी खराबी, मेरी आवाज अभिनव शर्मा तक मेरी नहीं पहुंच रही। और छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे, जो बात सलमान निजामी साहब ने उठाई इस पर भी हम फोकस करेंगे। हालांकि इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है और अब 370 हट चुका है, लेकिन इसके बाद जो बातें पीएम मोदी ने कल कौम से खिताब में कही, उन्होंने कहा कि अब नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। तो आखिर ये नया जम्मू कश्मीर होगा कैसे और इस नए जम्मू कश्मीर को हकीकत में आखिर कैसे बदला जाएगा? क्या कुछ चैलेंजेस होंगे और किस तरह का यह नया जम्मू कश्मीर होगा? इस पर हम छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में हम इसी इश्यू पर बात कर रहे हैं कि आखिर नए भारत का नया जम्मू कश्मीर कैसा होगा। जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब नया जम्मू कश्मीर अवाम को देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में चीजें इतनी आसान हैं और इतनी आसानी से जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं, जो देरीना मसाइल हैं, क्या उन मसाइल को इतनी तेजी से हल किया जा सकता है? दहशतगर्दी, इसके अलावा रोजगार, यहां पर लोग डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या तरक्की की बात करें, बहुत पीछे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। क्या वाकई में
नए कश्मीर के बाद लोगों के ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आज मैं इसी को प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिनव शर्मा जी, मैं ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पीएम मोदी ने कल कहा कि नए भारत का नया जम्मू कश्मीर अब देखने को मिलेगा। आखिर इस नए जम्मू कश्मीर में नया क्या होगा, अभिनव शर्मा जी? देखिए, ऐसा है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब आपको नया जम्मू कश्मीर मिलेगा, तो उसमें मैसेज बड़ा साउंड लाउड एंड क्लियर है। मैसेज ये है कि जो पिछले 72 साल से एक ही परिवार की हेजमनी जो थी, एक ही परिवार की डोमिनेंस जो थी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही थी, उसके बाद कुछ समय के लिए एक और परिवार आया। इन्होंने कोई भी डेवलपमेंटल एजेंडाज प्रोजेक्ट नहीं किए। अब आप देखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितना भी पढ़ा लिखा नौजवान है, जो भी एजुकेटेड यूथ है, उसकी मेंटल अप्रोच देखिए। वो सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढता है, चाहे उसको पीएन की नौकरी मिल जाए, वो पीएन की नौकरी करने के लिए तैयार है। एक ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट, इवन इन फ्यू केसेस engineering graduates are also, PhD holders also, they are applying for PN's post, SPO, Special Protection of Police Officers, जो टेम्पररी कंट्रैक्चुअल लगते हैं। मतलब एक ऐसी अप्रोच बना दी गई है कि आपको अगर सरकारी ही नौकरी मिलेगी तो आपकी जिंदगी आगे चलेगी। देखिए बाहर की रियासतें, नहीं, अब वो सारी, अभिनव शर्मा जी, अब वो सारी चीजें भूल जाइए। अब नए कश्मीर की बात हो रही है। क्या वाकई में नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान है, क्या उनका मसला हल होगा? क्या दहशतगर्दी का मसला हल होगा? और सबसे बड़ी चीज अभिनव शर्मा जी यह है कि ये चीजें बदलेंगी कितनी तेजी से। जो सलमान निजामी साहब ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि भाई लोगों को जब एतमाद में नहीं लिया गया, जिन लोगों के लिए आपने ये बड़ा कदम उठाया, उन्हीं लोगों को आपने उठाकर बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह से उनका एतमाद जीतना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा। अभिनव शर्मा जी, देखिए ऐसा है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से कश्मीर में एक मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन पिछले 2 साल से आर्टिकल 35 से और आर्टिकल 370 के प्रति फैला रहे थे, और इतनी शिद्दत से फैला रहे थे कि यह भी उन्होंने कहा कि हमें डराया जा रहा है। इन्होंने पिछले 70 सालों में, 72 सालों में एक ऐसा फोबिया क्रिएट कर दिया कश्मीर की जनता, बेचारी जो मासूम जनता है, उसके दिमाग में कि 35 से और 370 हटने से पता नहीं कौन सा भूचाल आ जाएगा, और उससे इन्होंने कुछ नहीं किया। इससे ज्यादा उनको डरा डरा के, उनके दिमाग में ये बात डाल डाल के अपने पॉलिटिकल स्पेस बढ़ाते गए, अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को आगे चलाते गए, और इस वजह से लोगों को ऐसा लगा कि 35 से और 370 हटने से शायद उनका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैं ये कह दूं आपको कि ये जो मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन इन्होंने डिकेड्स, 7 डिकेड चलाई, वो उसमें अब ये कामयाब होने वाले नहीं है। अब इनको देखिए, जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो थोड़ी इनकन्वीनियंस पब्लिक को होती है। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, जम्मू में भी हो रही है, दोनों तरफ हो रही है। तो एक जब भी कोई आप बड़ा फैसला लेते हैं तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट अपना टाइम ले रही है, लोगों के पास जा रही है। कल आपने देखा अजीत डोभाल शोपियां में गए थे, वो किस लिए गए थे? ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सलमान निजामी साहब, ठीक है, अभिनव जी बात हो गई। सलमान निजामी साहब, कल पीएम ने भी कहा कि 370 को हथियार की तरह से इस्तेमाल किया गया। सिर्फ 370 के सिर्फ नुकसान हो रहे थे, आवाम जम्मू कश्मीर के ठगे गए 370 की वजह से। देखिए, फैसला तो किसी भी बात का या प्रूव एलिगेशंस जो हैं वो तभी होते हैं जब वहाँ के आप वो खुद बोलते हैं कि मोदी सरकार आई क्योंकि देश की जनता ने उन पे भरोसा किया, उन्होंने अच्छे काम किए थे, हमने मान लिया, हमने और डिफीट को भी एक्सेप्ट किया। जब जम्मू कश्मीर की जनता को मौका ही नहीं दिया, असेंबली में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, असेंबली का नहीं माना आपने, सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना आपने, 35A का अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। जब आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेशन को नहीं माना, और आप कैसे कह सकते हैं कि वहां अत्याचार चल रहा था, वहां जो है जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ सहमत हैं? तो हम भी बोलते ना, हम कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों में चुनाव करवाते आप, ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी?
आप जम्मू कश्मीर के लोगों में चुनाव करा दिए। कल अगर भाजपा के पक्ष में आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमारे पक्ष में आएगा देश की जनता उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन जब आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनको मौका ही नहीं दिया, नजरबंद कर दिया, और इस वक्त कर्फ्यू है, हर जगह जो है छोटी छोटी स्टोन पेल्टिंग हो रही है। मैं नहीं चाहता कोई वायलेंस हो, लेकिन एटलीस्ट पुरअमन तरीके से आपने वहां की जनता को कॉन्फिडेंस में एक मौका देना चाहिए। क्या हम पाकिस्तान में हैं? क्या हम सीरिया में हैं? क्या अफगानिस्तान में हैं? हम तो एक जमहूरी मुल्क में हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने तो भरोसा किया 1947 में, आप पे भरोसा किया और तभी पाकिस्तान के साथ नहीं गए। हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान पाकिस्तान गए, जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। तब का भरोसा आज तक कायम था। आज आपने भरोसा तोड़ा है और इसलिए आपको आप जवाबदेह हैं कि आज लीडर ऑफ द अपोजिशन गुलाम नबी आजाद हैं, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। उन्होंने कोई वायलेंस की बात नहीं की, उन्होंने कहा मुझे फैमिली से मिलने दीजिए, अपने लोगों से। वो गुलाम नबी आजाद जिसने 20 आतंकवादी हमले सहे कश्मीर में और एक ब्रिज थे कश्मीर और हिंदुस्तान को एक रखने में, आज उस पर भरोसा नहीं है। आप किस पे भरोसा करते हैं? गिलानी पे, किसी और पे? जो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, आज आपने वो गैप क्रिएट किया। आज आपने शर्मा जी, अभिनव शर्मा जी, अभिनव शर्मा जी, अलग कर दिया। अभिनव शर्मा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो सलमान निजामी जो बातें कह रहे हैं, 30 सेकंड में आपका रिएक्शन चाह रहा हूं कि क्या अवाम को एतमाद में नहीं लेना चाहिए था? फिर मेरा वही सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे किया था। मुझे निजामी साहब की बात पे इतनी हैरानगी हो रही है, जो इन्होंने कहा कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जनता को या आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मुझे ये बताइए, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती है पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले उसका रिजल्ट निकला। 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने चुन के पार्लियामेंट में भेजे। ये किसने भेजे? ये जम्मू कश्मीर की आवाम ने भेजे। ये जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज थी। और इनको क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं है? मुझे ये बताइए, मैं लेजिस्लेशन की डिस्कशन पार्लियामेंट में डिस्कशन किसने की? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, फैसला करेगी। किस चीज के चुनाव करवाइए? किस चीज के चुनाव करवाइए? चुनाव करवाए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंडर, आइन के अंडर चुनाव करवाए। लोगों ने 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजे, उनको सुना गया। जम्मू कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना गया। इलेक्शन हो ही ना, और असेंबली इलेक्शन हो ही ना देश में। मुझे ये बताइए, 11 स्टेटों में स्पेशल स्टेटस दिया गया है, मुझे ये फायदा उठा रहे हैं। क्यों? आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, कर्नाटका में भी है, नागालैंड में भी है। आपकी बातों, जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी क्यों? आप वैसी बात कर रहे हैं, आप वैसी बात कर रहे हैं जैसे हुर्रियत वाले बात करते हैं। आपको और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1 मिनट बोल दीजिए। आप बोल चुके हैं, बोल चुके हैं, मुझे मौका दिया उन्होंने बोलने का। आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपको भारत के संविधान में बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करके कश्मीर में पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो डोगरा है वो भी सेटल नहीं हो पाया। कौन इस आतंकवाद के कश्मीर में जम्मू का डोगरा बिल्कुल सेटल होगा, जैसे कश्मीर, ठीक है, बात हो गई। अभिनव शर्मा की बात हो गई, सलमान निजामी बात हो गई। मैंने बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, बहुत टाइम दे दिया। जम्मू के लोगों को वेलकम करेंगे। मनोज कौल साहब, आपको तकलीफ हो रही है? मनोज कौल जी, ठीक है, बात हो गई भाई। अभिनव शर्मा जी बात हो गई, सलमान निजामी साहब, मैंने बहुत टाइम दोनों को दे दिया। मैं मनोज कौल, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, जो बात कल पीएम ने कही थी कि अब जम्मू कश्मीर के अवाम का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो एक तरह से महफूज होगा, सेफ होगा एक तरह से। लेकिन क्या आपको लगता है कि नए जम्मू कश्मीर में अवाम महफूज होंगे? क्योंकि मिलिटेंसी हमेशा से एक अलार्मिंग रही है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। क्या इस पर काबू पाया जाएगा? क्या वाकई में अब जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्तकबिल बेहतर होने जा रहा है और महफूज होने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए अबू हुरैरा, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कैसा होगा, वो अच्छा होगा या नहीं होगा, इसका ताल्लुक है, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया, फैसले के बाद ये हम लगातार ये कहते आए हैं कि
राय जो थी इस फैसले के बारे में वो बटी हुई थी। कश्मीर में एक राय थी, जम्मू में एक राय थी और लद्दाख में कोई अलग राय थी। यूनियन टेरिटरी उनको मिली है, वो अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। रहा सवाल जम्मू और कश्मीर का, तो जिस तरह के हालात यहाँ हैं, जो वादी के अंदर जो नाराज़गी लोगों में है, हम पहले से ये कहते आए हैं कि उस नाराज़गी को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसके लिए स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। पहली बात ये थी कि अगर ये स्टेप उठाया गया है तो फिर जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग मायूस हैं, इस फैसले के से खुश नहीं हैं, उनको कैसे मनाया जाए, उनको ऑन बोर्ड कैसे लिया जाए, उसके लिए कोशिशें करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हमने तब भी ये कहा था कि एक अवामी राबिता मुहिम बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों के पास जाने की ज़रूरत है और उन्हें समझाने की ज़रूरत है। जब तक आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे नहीं, तब तक जो आपका जो एजेंडा है या जो आपकी जो सोच है वो लोगों की समझ में नहीं आएगी। और उसके बारे में एक कोशिश ज़रूर की गई, जैसे अजीत डोभाल शोपियान गए और वहाँ लोगों से मिले, लोगों से बात की और उन्हें समझाने, उन्होंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की कि जो फैसला लिया गया है वो कश्मीर के लोगों के हक में है। आज अजीत डोभाल श्रीनगर के डाउनटाउन में गए, वहाँ लोगों से मुलाकात की और ये कोशिश की कि आप जो फैसला लिया गया है वो आपके हक में है। और उससे बड़ा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो भाषण दिया, जो उन्होंने वादे किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ही है। क्योंकि खुद अगर वज़ीर-ए-आज़म ये कोशिश करते हैं लोगों को ये समझाने की, उन्होंने ये भी समझाया, हालांकि पार्लियामेंट में भी ये समझाया गया था कि दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A की वजह से कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश थी जम्मू कश्मीर के लोगों को। अब जब जो आपका सवाल है जो मिलिटेंसी वाला फ्रंट है, तो अब सरकार के पास दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये कि सबसे पहले वादी में अमन कायम हो। जिस तरह के आज हालात कशीदा हैं, उन कशीदा हालात पर कैसे काबू पाया जाए। क्या सिर्फ बंदिशें लगाने से वो होगा? नहीं, कुछ और स्टेप्स ज़रूर उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस होगा, जिससे लोगों में भरोसा हो जाएगा कि सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ हमारे भलाई के लिए काम कर रही है। और रहा सवाल मिलिटेंसी का, मिलिटेंसी पहली बार जम्मू कश्मीर में नहीं आई है। पिछले 30 साल से हम देखते आए हैं कि मिलिटेंसी उसका ग्राफ कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। पिछले साल आपने देखा 2016 के बाद जिस तरह के हालात वादी कश्मीर में खुसूसन रहे, उसमें मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ गया। उसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो या फौज हो, वो लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई है कि इस चीज़ को कंटेन किया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, एक बहुत बड़ा खदशा लाहक है, एक बहुत बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह के हालात हैं, अगर लोगों की नाराज़गी को दूर नहीं किया गया, अगर ऐसे स्टेप्स मरकजी सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए जिससे आम जो लोग हैं, जो नाराज़ हैं, ख़ास तौर पर जो नौजवान तबका है, अगर वो उन्हें समझाया नहीं जाता, उन्हें इस बात पर ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, उन्हें, ताकि वो ये समझ सकें कि जो फैसला लिया गया है वो उनके साथ है। क्योंकि एक बहुत खतरा है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर एक बहुत बड़ा चंक ऐसे लोगों का भी है जो नौजवानों को बहका सकते हैं, उनको वर्गला सकते हैं, जिससे मिलिटेंसी के ग्राफ में खतरा हो सकता है। उसमें शैलेंद्र, जो बातें मनोज कौल बता रहे हैं, मतलब सरकार के सामने और इंतजामिया के सामने चैलेंजेस बहुत होंगे। जिस नए जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है उसमें सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत होंगे। शैलेंद्र, बिल्कुल, इस फैसले की अनाउंसमेंट के साथ ही चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। लोगों की नाराजगी साफ है और मिसकम्युनिकेशन जो अभी है, जो कम्युनिकेशन गैप अभी जो बीच में है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे मनोज कौल बता रहे थे कि एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत होगी कम्युनिकेशन की, ताकि लोगों सरकार करना क्या चाहती है। इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, हमें इसके लिए तैयारी पहले ही कर ली गई है। आपको बता दें, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जनता का जो यहाँ पे आवाम है उनका एतमाद जीतना सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा। दूसरा, अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट घर घर तक पहुँचनी चाहिए, हर उस युवक तक, हर उस नौजवान तक पहुंचनी चाहिए जो कश्मीर में काम करता है। हर एक गरीब आदमी जो यहाँ पर रोज़ सुबह सब्जी बेचने के लिए निकलता है और शाम को डेली कमाई करके अपने घर लौटता है, वो खाली हाथ मायूस होकर अपने घर ना जाए। इस वक्त
वैली में एक परेशानी ये भी है कि जो आम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बिजनेस इस वक्त ठप पड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन के बीचों बीच यहाँ पर जब टूरिस्ट को वापस बुला लिया जाता है, अमरनाथ यात्रियों को वापस बुला लिया जाता है, तो ऐसे में वो नाराजगी भी है कि जो आम रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो उस पर काफी मुतासिर हुई है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर वादी में, जहां पर एक जरिया है ये बिजनेस का। होटल्स खाली पड़े हैं, हाउस बोट्स खाली पड़ी हैं, शिकारे वाले यहां पर एकदम खाली है। आपको बता दें 1200 हाउस बोट्स डल लेक में है, करीब 400 शिकारे वाले यहाँ पर काम करते हैं, तो उनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है। वो लोग सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। तो जब तक उनकी मुश्किलें दूर नहीं होंगी, उनकी रोजमर्रा की जो कमाई है जब तक वो इंश्योर नहीं होगी, तब तक वो परेशान रहेगा। तो जरूरत इस बात की भी है कि ना सिर्फ उनका एतमाद जीता जाए, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो। जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ईज ऑफ लिविंग भी अब जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचेगा, तो वो जरूरी है कि ईज ऑफ लिविंग भी जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचे, युवाओं को नौकरी मिले। लेकिन इसलिए एक रोड मैप तैयार करना होगा, और वो रोड मैप जब लोगों के सामने आएगा तभी उनका एतमाद जीता जा सकता है, और साथ ही साथ उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। और वहीं इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, बॉलीवुड को वापस लाने की बात की जा रही है, सेंट्रल जो बेनिफिट्स हैं, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको जम्मू कश्मीर तक एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। इन तमाम चीजों को करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट के पास जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें उसी वक्त एक तरह से हो सकती है, लोगों की जो नाराजगी है वो एक तरह से दूर की जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों का भरोसा जीता जाए, उनका एतमाद जीता जाए, जब ही ये तमाम चीजें एक तरह से हो सकती हैं, जमीन पर उतारी जा सकती हैं। सचदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इमरान खान जब पाकिस्तान में जीत कर आए तो उन्होंने कहा था कि न्यू पाकिस्तान, नया पाकिस्तान देखने को मिलेगा, लेकिन पीएम मोदी ने उससे भी बढ़कर एक तरह से जवाब दिया कि यह नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, और यहां पर कितने सख्त फैसले कितनी आसानी से लिए जा सकते हैं, उन्होंने भी अपने पड़ोसी को एक तरह से बता दिया। हाँ जी, बिल्कुल। मैं दो बातें कहना चाहूंगा, एक भारत के बारे में, इंडिया का, और दूसरा इमरान साहब की। देखिए, एक जो बार बार ये प्रश्न आ रहा है, स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी, हम इसमें एक चीज ये भूल रहे हैं शायद, कि जो रीजन मेरे विचार से जो गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी करा है, उसके चलते टोटल स्टेट की पूरी रीऑर्गेनाइजेशन होनी है अब, राइट। नए एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दोबारा जो वहां की पुलिस है उसका नया स्ट्रक्चर बनेगा, नए ऑफिसर्स आएंगे, उन ऑफिसर्स या जो भी ऑफिशियल्स उनको ट्रांसफर करी जा सकती है, एक्सेट्रा। तो एक तरह से एक क्लीन स्लेट है जिसपे JNK की नई एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी। अगर स्टेट रहती और 370 और 35 वापस हो जाता, तब ढांचा सारा फिर भी वही रहता, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये जो एक नई क्लियर कट नई अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से जो सरकार देख रही है, कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का रिवैम्प, नए दोबारा बनाए वन, उसके चलते होपफुली बेटर गवर्नेंस और काफी, और सिक्योरिटी शायद इंप्रूव होनी चाहिए, वो सब होपफुल चीजें हैं। इसी के चलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए और अमन आए आगे, और जॉब्स वगैरह हो, वो अलग है, चैलेंजेस हैं। नाउ कमिंग टू इमरान खान, मैं एक चीज कहूंगा, मेरे ख्याल से हमें बहुत ही केयरफुली इस मैसेज को देखना चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान बाकी और चाहे जो भी चीजें कर रहा है, मिलिटरीली, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रोपेगेंडा, दुनिया में ये वो, पाकिस्तान ने अब एक नई चाल खोली है जो बहुत ही डेंजरस है मेरे विचार से। पाकिस्तान ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया रेसिस्ट नेशन है। आप ध्यान से सुनिए, अभी तक जो पाकिस्तान भारत के बारे में कहता था कि ये हमें थ्रेटन करता है, या मानो ये एंटी इस्लाम है, हिंदू राइट इज एंटी इस्लाम, अब पाकिस्तान ने पूरा नैरेटिव चेंज कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इमरान खान की जो स्पीच है उनकी पार्लियामेंट में 2 दिन पहले, अगर आप सुनेंगे, उन्होंने बार बार ये कहा है कि इंडिया इज अ रेसिस्ट कंट्री, और वो लोग इस्लामिक लोगों को जो इस्लाम के हैं उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन, अपने से नीचा समझते हैं। पाकिस्तान ये आर्ग्यूमेंट, अदर देन अदर आर्ग्यूमेंट जो वर्ल्ड थिएटर पे ले जा रहा है कि इंडिया इनजस्टिस कर रहा है कश्मीर में और ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह, वो अलग रह गई अब सारी। अगर पाकिस्तान ने ये राग ज्यादा लपना शुरू करा, दिस इज अ वेरी, मेरे विचार से हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंडिया को और इंडिया के जो भी हम सब लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू, व्हाटएवर एटसेट्रा, ये विचार दुनिया में फैलना कभी नहीं चाहिए कि हम एक रेसिस्ट
लोग हैं, पहली बात। तो इसी के चलते आई थिंक जो भी पहले बात हो रही थी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अपने पड़ोसी से जिसे हम बहुत पहले से आजमाए हुए हैं, उससे अब और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। मैं पीके सहगल साहब, जब इस तरह के हालात हों, जो जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं कि पहले से यहां पर मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी है, दरअंदाजी के लगातार पाकिस्तान की तरफ से वाकयात होते रहते, ऐसे में सिक्योरिटी जवानों के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर रहता होगा, या सरकार के ऊपर ऐसे माहौल में कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा? एक तरफ उसे नया जम्मू कश्मीर भी देना है जो उसने वादा किया है, और इसके अलावा वहां के अंदरूनी मसाइल। देखो, जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है और सिक्योरिटी फोर्स का ताल्लुक है, ज़बरदस्त फटीग है, ज़बरदस्त प्रेशर है, ज़बरदस्त टेंशन है, क्योंकि 24/7 365 डेज उनको सतर्क रहना है। कभी भी किसी भी समय थोड़ी ढील हो तो उसका फ़ायदा दुश्मन उठा सकता है। उसका फ़ायदा देश के अंदर जो हैं दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं, जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, उनके मॉड्यूल्स हैं, जो हुर्रियत के सेकंड रंग और थर्ड रंग लीडरशिप है, वो उसका फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए जवान को तो 24/7 हर समय चौकन्ना रहना है, जिससे बड़ी ज़बरदस्त, और साथ ही साथ वो अपनी फैमिली से लगे, अपने परिवार से लगे, बच्चों से लगे। जब अपने कम्युनिकेशन भी काटी हुई है तो वो भी अपने परिवार से बातचीत नहीं कर सकता। ऐसे में उसके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है, मेंटल टेंशन बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा जवान जो है इसको समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी वफादारी ज़बरदस्त है, वो देश प्रेमी है, देशभक्त हैं, और वो जानते हैं कि ये जो इशू है ये परमानेंट नहीं है। 365 दिन तो परमानेंट है कि आपको होशियार रहना है, लेकिन ये जो ज़बरदस्त टेंशन है ये अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीने रहेगी, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। और सरकार के ऊपर भी जबरदस्त प्रेशर है कि इंश्योर करना है कि किसी प्रकार से अभिनव शर्मा जी, जिस नए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, ऐसे में चैलेंजेस सरकार के सामने बहुत रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चैलेंजेस बहुत रहेंगे। अभिनव शर्मा जी, तभी नया जम्मू कश्मीर मिलेगा। जी जी, बहुत सी मुश्किलात हैं, उसके बाद ही नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा है, जब भी कोई नया सेटअप बनता है, जब भी बड़े डिसीजन होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, देश के हित में होते हैं, जम्मू कश्मीर के हित में हुए हैं ये, तो उस चीज को सेटल करने में चैलेंजेस जरूर होंगे, और वो चैलेंजेस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है, उसको आप सीरियसली कंसिडर करिए, और उसको बड़ा माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना चाहिए था कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो नेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं आपको कह दूं, एक एक चीज पे एक्सरसाइज हुई है, और ये फुल प्रूफ एक्सरसाइज है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये फैसला ना ही सिर्फ, जैसा कि कश्मीर के लीडर बार बार कह रहे हैं, ना ही सिर्फ जम्मू के हित में है, कश्मीर की जनता के हित में है, खास तौर पे कश्मीर के युवा के हित में। ये एक ऐसी सलमान निजामी, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के और खासतौर से कश्मीर के आवाम के ख्वाब पूरे होंगे 370 खत्म होने के बाद? सिर्फ अब जो हालात है, शर्मा जी, मेरे पास टाइम कम है, मैं सलमान निजामी से आखिरी कमेंट देना चाह रहा हूं, क्या वाकई में सही मानों में जम्मू कश्मीर के आवाम के ख्वाब पूरे होंगे? 35A और 370 जो है ये जम्मू कश्मीर में सोर्स ऑफ मिलिटेंसी और सोर्स ऑफ करप्शन था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लोग थे 5 साल उस एक परिवार के साथ सरकार में। दैट मीन्स कि ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि 5 साल में पीडीपी और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया जम्मू कश्मीर में, और अब उस चीज को छुपाने के लिए उन्होंने अब ये एक नया लड्डू दे दिया जम्मू कश्मीर में। आप 2014 में देखिए कि कांग्रेस ने कितना विकास किया, रेलवे लाइन किसने दी, ब्रिजेस किसने बनाए, रोड्स किसने बनाए, स्कूल किसने दिए, इन्होंने 5 साल क्या दिया? और आप ये मत कहिए कि वहां डेवलपमेंट नहीं हुई, किसने बोला डेवलपमेंट नहीं हुई? जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में इस वक्त हैं, ऐसे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के आवाम का एतमाद जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आवाम का कॉन्फिडेंस, उनका भरोसा, उनका एतमाद किस तरह से जीता जाए। अगर सरकार इस चीज में कामयाब हो जाती तो आगे के जो मसाइल हैं वो भी एक तरह से आसान हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, रविंदर सचदेव जी, सलमान निजामी साहब, अभिनव शर्मा जी, मनोज कौल साहब और शैलेंद्र वांगू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा